सभी का मैं हूं हर्षिता। मेरे साथ दिल्ली से वीरेन जुड़ते हुए, और भारतीय बाजारों में इस हफ्ते हमने देखा है दायरा और भी छोटा होता हुआ। तैयारी तो थी कि हम लाइफ टाइम हाई पर पहुंचेंगे, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी आप देख सकते हैं धीमी पटरी पर चली गई है। जो इसकी रफ्तार थी वो काफी धीमी होती हुई और रुक रुक कर, और लगभग ये मुंबई की स्लो ट्रेन की तरह चल रही है। हर पड़ाव पर, हर स्टेशन पर रुकती हुई आज 18,600 के नीचे हम देख रहे हैं ट्रेड बैठता हुआ। और इस समय अगर आप ध्यान दें तो डे लो के आसपास ही मार्केट आ चुका है, 18,574। इनफैक्ट 4 पॉइंट की दूरी डे लो से तो प्रेशर है। निफ्टी बैंक भी इस समय ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ सिर्फ 6 पॉइंट ही ऊपर रह गया था, अब एकदम फ्लैट। 36 अंकों का नुकसान। मिड कैप्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, ये सारे वीकर विकेट्स हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन वीरू, कहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम लाइफ हाइस पर इस हफ्ते होपफुली पहुंचेंगे, लेकिन वो सपना अभी भी सपना है। जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये क्लोजिंग बेहद शानदार रहे, कम से कम ट्रेड के लिहाज से इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पे। देखिए, वो अभी ऐसा है हर्षिता, सपना चकनाचूर नहीं हुआ, इट्स ओनली वीकेंड फैक्टर। और एक इवेंट था मेरे ख्याल से, उसके चलते हम बैकफुट पे आ गए। बट एक बात सही है, बिल्कुल सही है, कि अभी तक वो चीज़ धूमिल नहीं हुई है। टिल द टाइम यू आर ट्रेडिंग अबाउ क्रिटिकल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, आई थिंक वो उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। कैसे अप्रोच करना चाहिए निफ्टी को हर्षिता, पहले इसे बातचीत करते हैं। देखिए, आज निफ्टी को एक करीब 35 अंकों का पुल बैक मिल रहा था, गैप अप में मिल रहा था एसजीएक्स निफ्टी के मुताबिक। कल भी हम आखिरी में कोलैप्स हुए, बट आज एक गैप अप मिल रहा था। और कल का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट हुआ था ना हर्षिता, उसमें एक बात क्लियर थी कि इस वीक पर, इस हफ्ते पर काबिज है 18,700 का कॉल राइटर, वो आपको भी निकलने नहीं देगा। आई मीन, एक वीक का कमेंसमेंट जब 1.63 CR के OI से हो, वो ट्रेजेक्ट्री बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए मैंने कही थी एक बात कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे लिए फॉर द डे। एक है 18,681 710, प्लीज मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स को मैं उन्हीं में जोड़ूंगा। इट्स 18,681 एंड 710, क्योंकि सबसे बड़े कॉल राइटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के निफ्टी में वहीं काबिज हैं, तो वो जोन बाइसेक्ट नहीं होगा फॉर द टाइमिंग। ये जोन लॉन्ग्स को बुक करने का है, ये जोन शॉर्ट करने का है। सुबह वहां से कोलैप्स हुआ, और फर्स्ट इंस्टेंस में बेस वन इट्स 18,627 और 579, ये फर्स्ट इंस्टेंस में एक बाय का जोन होगा, बिकॉज दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सुबह हर्षिता दोनों लेवल्स पे ट्रेड मिले, ऊपर से शॉर्ट भी मिला, नीचे से बाय भी मिला। अब डेटा क्या कहता है उसको देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद एवरेजेस थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं लास्ट प्रीवियस क्लोज से। हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का अब आ रहा है करीब करीब 18,565 पे। तो मॉर्निंग के लेवल्स पे थोड़ी सी तब्दीली हर्षिता यहाँ पे हो जाएगी। हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब आता है 18,565 के जोन में। तो मॉर्निंग का बेस खिसक के थोड़ा सा नीचे आ रहा है। 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। क्या कह रही हैं 6 स्ट्राइक्स? 18,600, 700 और 18,800, और नीचे की तरफ 18,500, 600 और 400। इन 3 पुट्स की स्ट्राइक्स को देखते हैं हर्षिता। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये 6 स्ट्राइक्स बता रही हैं कि 18,700 का कॉल राइटर, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो चरम पे है। नाउ इट होल्ड्स 1.77 CR, दैट्स ह्यूज। 18,600 पे भी कॉल राइटिंग हुई है, और करीब 82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और नीचे 18,600 की पुट हर्षिता अभी भी 80 लाख का OI होल्ड करती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अभी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रेशर है तो वह है निफ्टी IT का। अभी तक मॉर्निंग की अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं होगी। 18,681 710 इज ए एग्जिट जोन, शॉर्ट जोन। बेस वन इज अ बाय जोन, लेकिन बेस वन हर्षिता अब चेंज हो गया है। इट्स नाउ 18,565, 565। अगर ये ब्रीच होता है तो याद रखिएगा तो निफ्टी पे प्रेशर पड़ेगा। और 565 के नीचे आज ही के सेशन में हम क्लोजिंग में अगर 510, 477 देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट टिल द टाइम हम 565 को नहीं वॉलेट कर रहे, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा हर्षिता। ओके, तो शॉर्ट का ट्रेड से बचे, लेकिन देखते हैं यहाँ से अब कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। फिलहाल सरकते सरकते हम 18,600 तक आ गए। अच्छा वीरू, लेकिन निफ्टी बैंक भी, इसकी भी चाल तो फिर से फीकी पड़ती हुई दिखाई दी। नॉट दैट इसने ज्यादा कुछ किया था कल और आज में।
बिल्कुल, देखिए हर्षदा, आज सुबह भी यहाँ पे ट्रेड अच्छा मिला, नो डाउट। मैं 12 बजे तक भी ट्रेड अच्छा देखी गया था। दरअसल निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमारे पास, निफ्टी बैंक में एक एडवांटेज है कि हमारे पास इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक फ्यूचर्स है, लेकिन वहाँ पे आपका निफ्टी आईटी कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। निफ्टी आईटी हर्षदा सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और ये वीकली कैंडल निफ्टी आईटी के हर्षदा, आप यकीन मानिए, पोस्ट दिसंबर 2022 सबसे हैवीएस्ट सेलिंग वाली कैंडल होगी। तो वो डिसएडवांटेज निफ्टी बैंक कैरी नहीं कर रहा है फॉर द टाइमिंग। सुबह क्या अप्रोच थी, लेके आइएगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। बेस हमारा था 43,940, 830, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपका सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। इसके डिप को बाय करेंगे। सुबह हमने वो डिप को बाय भी किया, और एग्जिट जोन हमारा क्या था 44, 250 और 300। सुबह एक बड़ा खूबसूरत ट्रेड मिला, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, कोलैप्स भी नहीं हुआ, और अभी भी हर्षता ये वेल अबव दैट ऑप्शन बेस और 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं अभी भी, जैसे कि मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा, नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल बी वॉलेट 18,565, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। जब तक आपकी 43,830 की ट्रेजेक्ट्री वॉलेट नहीं हो रही है, 20-day में वॉलेट नहीं हो रहा है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, अवॉइड करूंगा। मैं बाय की अप्रोच रखूंगा डिप्स को टिल वी आर अबव 20-day में। बट एक चीज है हर्षता, कि इस क्लोजिंग में अगर निफ्टी स्पॉट 18,565 10-day के नीचे सस्टेन होता है कुछ देर, तो ये क्लोजिंग खराब हो सकती है। अदरवाइज ये क्लोजिंग ठीक ठाक होगी। हर्षता, ओवर टू यू। अब आपके लिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर आते हैं, और आज कई सारे एक्सीडेंट्स दिखाई दिए हैं, तो लूजिंग काउंटर्स के साथ शुरुआत करेंगे, और नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि कौन से स्टॉक यहाँ पर होंगे। एक तो IEX है जो 10% नीचे, कल आपको याद होगा ठीक इसी कार्यक्रम में हमने उसके फिसलने की जो पर्टिकुलर ट्रिगर था वो आइडेंटिफाई किया था, और 140 से गिरते गिरते अब 122 के लेवल्स आ चुके हैं, 10% का नुकसान। कल और आज में नियरली अकाउंट 20% गवा चुका है। इन्फोसिस में दबाव है आज। HDFC, AMC, HUL जैसे काउंटर्स करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। FMCG और IT में हमने देखा है खासी वीकनेस देखने को मिली है। कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर आज हमने देखा है थोड़ी तेजी की पोजीशंस। तो क्लियरली सीमेंट कंपनियां, जैसे हम हेडलाइन में भी बता रहे थे, कल के विराम के बाद एक पुल बैक ट्रेड और अच्छा मजबूती का ट्रेड, इंडिया सीमेंट, रैमको, इस पर आगे बात करेंगे। टाटा कम्युनिकेशन में कल जो बड़ा झटका लगा था उससे कुछ उबरने की कोशिश में डिप्स पर लोगों ने की है खरीदारी, 3-3.25% ऊपर। इंडसइंड बैंक आज थोड़ा साथ देता हुआ 2% के गेंस, और मन्नपुरम जैसे काउंटर्स है जहां पर 3-3.25% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है और इनकी हम चर्चा आगे करेंगे, और कुछ और आपके लिए हाईलाइट भी करेंगे। लेकिन आज का जो सत्र है उसे कैसे एनालाइज किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले हफ्ते की क्या हो तैयारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है। आज फंडामेंटल्स पर बात करेंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से, टेक्निकल्स पर प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सुदीप शाह और अमोल अठवले होंगे। 2:20 पर फिर फंड जुटाने की तैयारी एनसीडीज के जरिए IIFL ग्रुप आज कर रहा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर निर्मल जैन हमारे साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत होगी। 2:30 बजे फिर चीनी काउंटर्स पर नजरें रहेंगी, और सेक्टर का जायजा लिया जाएगा श्री रेणुका के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी के साथ। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, मानस जायसवाल देंगे सस्ता ऑप्शन, राजेश सातपुते तैयार कर रहे FNO का सुपरस्टार, सुमित से समझेंगे, सुदीप से समझेंगे, आई बेग योर पार्डन, चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल तो है ही। फिर 2:50 पर हमारे साथ होंगे आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता। 3 बजे यतिन से जायजा लेंगे डीलिंग रूम के एक्शन का, और BTST STBT ट्रेड्स पर हमारे जानकार तो जुड़ेंगे। तो ये सब एक्शन, और 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से भी होगी बातचीत। जी, तो हर्षता ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी यहाँ पे, और हर्षता ने आज IEX पे एक बड़ा डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट किया था। हर्षता, कुछ देर में बात करूंगा उस पर, मैं आपसे, हो सके तो तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए। और एक बार पहले कॉल्स ले लेते हैं यहाँ पर, और IEX आपकी स्क्रीन पे आज कोलैप्स होने की स्थिति में एक बार फिर से 123। चलिए अब ट्रेड्स लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त? तो देखिए, डिफेंस क्षेत्र से ही रिकमेंडेशन है, और कल मैंने HL की बात की, HL पे एक रिकमेंडेशन था।
और आज मेरा समझना है कि बीएल पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बीएल ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 119 रुपए का हर्डल क्रॉस किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे बीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 121 रुपए के भाव चल रहे हैं, 118 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 127 तक के आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। 120 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 7.5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसे के टारगेट की। ओके, बीएल डिफेंस ये पूरा का पूरा जो डिफेंस स्पेस है ना, गजब दौर से गुजर रहा है। बीएल आपकी स्क्रीन पे 121 पे अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी एफएनओ की बात करें तो मैकडोवेल इन यहाँ पे देखिए 880 के ऊपर यहाँ पे बाय बनेगा। हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 5 रुपए का, सो 875 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट मुझे लगता है वो रहेगा 896 का। दिस इज प्योरली अ स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, फ्लैट है, तो यहाँ पे जो स्विंग मिल रहा है वो फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडोवेल्स में दिख रहा है, तो इट्स अ बाय। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक ट्रेड सुबह में भी आप लोग इनफैक्ट बच रहे थे इन लिकर कंपनियों के ट्रेड से, लेकिन वहीं पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इत्तेफाक से। गावा साहब, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा BHEL। आई थिंक यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए पीछे। एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करा 85 के आसपास, फ्लैट है लेकिन फ्लैट में स्ट्रेंथ है। टॉप होगा 84, टारगेट 86 to 87। BHEL 86 to 87 के दायरे में स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाय साइड का ट्रेड ये। अमोल, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, मुझे टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। CMP है उसका अराउंड 1065, टारगेट रहेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1120 और 1130 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1045। IT प्रेशर में है, बट जहाँ पे टेक महिंद्रा ट्रेड हो रहा है आई थिंक नियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर ही है। तो मुझे लगता है एक करेक्शन पूरा हो चुका है और वीकली पे भी और डेली पे भी यहाँ पे एक रिवर्सल आने का चांसेस काफी ब्राइट लग रहा है। सो मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक महिंद्रा बाय रिकमेंड करूंगा। टेक महिंद्रा एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से एक बाय साइड का ट्रेड अमोल ने आइडेंटिफाई किया है। राजेश अग्रवाल, आफ्टरनून, फंडामेंटली आपने क्या स्टॉक चुना है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, पाकिया पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। फंडामेंटली कहा जाए तो मैं एस्ट्रल पॉली के साथ जाना चाहूँगा। हालांकि पिछले हफ्ते की कमाई का अड्डा में भी शुक्रवार को मैंने यही कहा था, बट फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर आप देखो तो भारत की एक लीडिंग प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ की बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, न केवल उनके प्लास्टिक डिवीज़न में बल्कि एडहेसिव डिवीज़न में भी। इकोनॉमी में डिमांड आ रही है, रियल एस्टेट में डिमांड आ रही है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, PVC रेजिन्स के बढ़ गए थे, वो अब थोड़े से ठंडे हुए हैं, जिसका इनके मार्जिन्स में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं। 500 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है जो इन्हें एक्सपैंड करने के लिए या कुछ छोटी कंपनियां अधिग्रहण करने के लिए सहायता देता है। मुझे लगता है सारी पायदान पे खड़े उतरता है ये स्टॉक और यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 10 से 12% की बढ़त आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में बिल्कुल संभव है। ओके, तो ये कॉल्स पूरी हो गई जिसमें टेक महिंद्रा शामिल रहा। देन वी हैव एस्ट्रल याद रखिएगा, रियल एस्टेट इंसुलेटर स्पेस में ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त आएगा, एक सेकेंड, ये 1993 ये इसके करियर का सबसे सर्वोच्च स्तर है। जी हाँ, ये जो सर्वोच्च स्तर लगाया इसने आज इंटरडे बेसिस पे 9 सितंबर 2022 को इसने ये इंटरडे हाई स्विंग लगाया था, तो एट ऑल टाइम हाई। 4 ट्रेड्स हो गए, लेकिन अब बात करते हैं टॉप गेनर्स की और टॉप लूजर्स की। लेट्स ब्रिंग IEX। हर्षदा ने आज सुबह इनफैक्ट नीरज जी से स्टॉक्स इन न्यूज़ में ये बात रखी थी पूरी की पूरी। हर्षदा, इट्स अ सीरियस आई थिंक चैलेंज इस स्ट्रक्चर के लिए। ऑल टाइम लो पर मेरे स्क्रीन पे इस वक्त अपीयर हो रहा है 123। आखिर पावर मिनिस्ट्री ने ये क्या निर्देश दिया और इसको कैसे रीड करना चाहिए और इनके बिजनेस मॉडल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? वीरू, क्या निर्देश दिया है वो तो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। क्यों निर्देश दिया है ये एक बड़ी मिस्ट्री है और उस पर होपफुली जल्द से जल्द खुलासा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेट्स होप वो आए। अच्छा, हुआ क्या है कि पावर मिनिस्ट्री ने पावर का जो रेगुलेटर है CERC
उनको दरअसल कहा है कि आप मार्केट कपलिंग पर सोचिए, एक कंसल्टेंट बिठाइए उस पर और जल्द से जल्द मार्केट कपलिंग को लागू कीजिए। अब मार्केट कपलिंग एग्जैक्टली में होता क्या है? मार्केट कपलिंग में ये होगा कि एक थर्ड पार्टी बाय सेल जो ऑर्डर्स है उसको असिमुलेट करेगी और फिर उनको देखकर एक फिक्स्ड प्राइस देगी और वो एक्सचेंजेस को देगी कि भैया आपका जो भी सप्लाई डिमांड वाली सिचुएशन है थर्ड पार्टी के एनालिसिस के हिसाब से ये प्राइस आ रही है और इस प्राइस पर आपको पावर बेचनी है। अब ठीक यही काम एक्सचेंज पर होता है, यानी कि आईएक्स पर होता है। तो अगर ये थर्ड पार्टी ये काम करेगी तो फिर एक्सचेंज का काम क्या रहेगा? एक्सचेंज ने खुद कहा है फिर हमें सिर्फ एक आर्बिट्रेशन विंडो के तौर पर देखा जाएगा। हमारा पर्पस क्या रहेगा? क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर यही है। 75 to 80% दरअसल जो रेवेन्यू कमाते हैं वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू कमाते हैं जो अब रेगुलेटर कह रहा है एक थर्ड पार्टी को देना चाहिए। और दरअसल अप्रैल में एक बॉडी तैयार भी हो गई है जो ठीक ये काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ऑफ द कफ डिसीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे शायद सरकार की कुछ सोच है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देखिए आईएक्स के केस में ये इनका मोट रहा है, ये इनका कोर बिजनेस रहा है। डेली एवरेज के हिसाब से वॉल्यूम्स देखें या फिर रियल टाइम मार्केट के हिसाब से वॉल्यूम देखें, 100% जो काम है वो आईएक्स ही करता है और उनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल पर ही सवाल उठ रहा है कि फाइनली फिर एक्सचेंज करेगा क्या। अब हम सब जानते हैं कि एक दो और एक्सचेंज आए हैं, पहले थोड़ा सा डर था कि उनकी तरफ बिजनेस जाएगा, लेकिन ये तो पूरे ब्रेड एंड बटर पर ही सवाल उठ रहा है कि आप प्राइसिंग आपके एक्सचेंज पर नहीं तय होगी बल्कि कोई थर्ड पार्टी तय करती हुई दिखाई देगी। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है। इसीलिए आज सुबह में एंटीक की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की थी। एंटीक ने तो कहा कि बेच देना चाहिए स्टॉक को, 105 का टारगेट। जो नुवामा का टारगेट था वो 127 का था। आज स्टॉक देखेंगे तो 122 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा नाखुश हैं इस डिसीजन से। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि 2021 के साल में ये डार्लिंग था, हर किसी से आप पूछते तो आईएक्स खरीदने की बात करता था। अब वो डेटा पॉइंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे कि उस साल इसने किस तरह के रिटर्न्स दिए थे। तो 2021 जो इनका एकदम गोल्डन पीरियड था, 335% के रिटर्न्स स्टॉक ने आपको कमा कर दिए थे। फिर दिसंबर में इन्होंने एक बोनस की घोषणा की थी कि एक पर आपको 2 शेयर मिलेंगे और वहीं से वो स्लाइड शुरू हुआ। तो 73 का भाव 309 तक 309 तक गया, 19 तक गया था और वहां से हमने देखा है करेक्शन, और एक करेक्शन 2022 में था और इस साल भी पूरे अगर आप देखें ईयर टू डेट दबाव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। मेरे ख्याल में 12-15% से ज्यादा का नुकसान देखा गया है। एक साल में देखेंगे तो 33% से ज्यादा की अब गिरावट आ चुकी है। आज के 10% की गिरावट को और जोड़ के पिछले 2 सेशंस में जो झटका लगा है, जब हम कल दोपहर में इसको डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल में तब मार्केट में इसकी भनक आना शुरू हो गई थी, इसीलिए फटाफट वो पोजीशंस कटी। और आज जब वो खबर बाकी लोगों ने भी समझी है तो और बिकवाली बढ़ी है। जी हाँ राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, आपने सुना हर्षदा को पूरा। जब आपके बिजनेस मॉडल के और उसके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, आई थिंक तब बीइंग ए इन्वेस्टर आप क्या करेंगे? 134 का, 122 का, 123 का प्राइस स्क्रीन पे मिल रहा है आपको, अब ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी पे है। आपका व्यू क्या है इस वक्त? अगर मेरे पास होल्डिंग है तो मैं क्या करूँ? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो इनका मोनोपोली स्टेटस जो है लगभग 100% के आसपास का बिजनेस इनको आता था। बाकी के जो एक्सचेंज है हिंदुस्तान पावर और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके कोई खास बिजनेस आ रहा नहीं था। तो वो कंपटीशन वो की जो मोनोपोलिस्टिक स्टेटस थी वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे हर्षदा भी जैसे बता रही थी कि इनका काम क्या रह जाएगा, ये तो जस्ट फिर एक अथॉरिटी रह जाएगी जहाँ एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है इनका जो मोड था, जहाँ पर ये इनकी जो कमाई दिख रही थी, मार्जिन्स दिख रहे थे, वो कम होते हुए नज़र आएंगे। वॉल्यूम्स में ड्रॉप रहेगा कि जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएंगे तीनों एक्सचेंज में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि नए एक्सचेंज भी खड़े हो जाएं। तो ऐसे हालात में नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं दूंगा। और जिनके पास बना हुआ है
वो वाकई बहुत लॉस में बैठे हैं। इस वक्त पैनिक सेलिंग ना करें, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि ये इस पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है वगैरह, उसके बाद कोई उछाल आए तो वहाँ पे निकलने की बन सकते हैं, बट इस वक्त पैनिक सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। में ऑफ कोर्स हमने देखा है झटका लगा। अच्छा, इस पर एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और कोशिश करते हैं लक्ष्मण रॉय से को भी जोड़ने की, क्योंकि लक्ष्मण को हमने यही पूछा था कि आप पता लगाइए ये क्यों मार्केट कपलिंग की बात उभर कर क्यों आ रही है। ये स्टांस अगर सरकार लेने का प्रस्ताव सामने रख रही है, सीआरसी को कह रही है कि आप इस पर विचार कीजिए और जल्द से जल्द इसे लागू कीजिए, उसके पीछे मकसद क्या है, इस पर लक्ष्मण को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मानस, आईएक्स कल दोपहर में हमने इसकी चर्चा की थी, आज देखते ही देखते 116 तक के लेवल्स नजर आए इस शेयर में। आप बताइए क्या किया जाए, अभी भी क्या शॉर्ट का मौका है या फिर वो विंडो मिस कर गए? फ्रेश शॉर्ट की राय तो नहीं रहेगी। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 125 रुपए का स्टॉक ने ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये 100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करना और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। आई थिंक अगर शॉर्ट करने का आपको कोई ट्रेड लेना है तो एक बाउंस बैक का वेट करिए। 125 से लेकर 128 वो रेंज एक बढ़िया रेंज है जहां आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। उस केस में 136 रुपए के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 112 रुपए और उसके बाद शायद 100 रुपए तक के भाव आपको आईएक्स में देखने को मिल सकते हैं। 125 से 127 के बीच वो ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी शॉर्ट को स्टॉक को शॉर्ट करने की, मतलब शॉर्ट को स्टॉक करने की बोलने वाली थी गलती से। लेकिन हर टिक के साथ देखिए स्टॉक कमजोरी पड़ रहा है। मानस, इसका ऑप्शन डेटा क्या सुझा रहा है, या फिर सीधे आपको शॉर्ट करना है वो पोजीशन तो आप फ्यूचर्स या कैश में ही करें? कुछ ऑप्शंस में कुछ है ट्रेड? तो देखिए, जब बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और आपके पास स्टॉप लॉस बड़े दिख रहे हो तो आपको उतना रिस्क लेने से अच्छा बेहतर यही रहता है कि आप ऑप्शन में ट्रेड लीजिए। तो अगर आपको अपनी पोजीशन को हैश करना है, आप चाहते हैं कि 120 रुपए के नीचे का लॉस आप नहीं देखना चाहते हैं, या तो आप एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आई थिंक बेहतर ट्रेड है कि 120 वाला पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। 5 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे आपको केवल स्टॉप लॉस 2 रुपए 60 पैसे का लगाना है। लेकिन देखिए 100 रुपए का अगर भाव अगर आपको देखने को मिल गया तो इस ऑप्शन के भाव कम से कम 20 रुपए तो होंगे ही होंगे। लेकिन फिर भी आप 12 रुपए के टारगेट सेट करिए, 2 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस लगाइए और आईएक्स का 120 का पुट ऑप्शन ले लीजिए। आईएक्स का पुट ऑप्शन 120 का, और थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, आई मीन वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद 5-7 रुपए का स्विंग इसमें कभी भी आ सकता है। मार्केट से डे लो 18561, प्रेशर पॉइंट्स मार्केट के बढ़ते हुए। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक बार फिर से बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मेरे को एक फीलिंग सी आ रही है कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर आईसीआईसीआई बैंक में डेवलप होने जा रहा है 29 मार्च के बाद। अब मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 29 मार्च को ही आईसीआईसीआई बैंक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर था 1020 का, और एग्जैक्टली वहाँ पे लेवल था 851 का, और इसने हाई लगाया करीब 959 का। राजेश सतपुते जी, आईसीआईसीआई बैंक में आपको फीलिंग क्या आ रही है? 937.60 बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, व्यू क्या है आपका? वीरेन जी, मैं बिलीव मी, मैं ऐसे कोई देख रहा हूँ तो वही ऑब्जर्वेशन मेरा भी था कि ये एक निगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है यहाँ पे 1020 डे में का 942 करंट मार्केट प्राइस है। मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे प्रेशर माउंट हो रहा है ऊपरी लेवल से, देयर आर हायर चांसेस कि अपना 50 डे में जो करीबन 920 के आसपास है वहां तक फिसले। तो एक बार के लिए तो डिप यहाँ पे लग रहा है, तो इसे ट्रेड कैसे करें? देखिए मेरे हिसाब से अगर 940 का पुट ऑप्शन जो करीबन 13 रुपए पे मिल रहा है, इसे अगर आप बाय करें तो मुझे लगता है एक थोड़ा सेफर बेट होगा। 10 का स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट, मैंने पुट ऑप्शन का ही चार्ट लगाया, मैं देख रहा हूं कहां तक जा सकता है, तो प्रोजेक्शन बनता है कम से कम 20 रुपए का। तो पहला टारगेट मेरे हिसाब से इस पुट का 940 के पुट का 20 रुपए होगा, स्टॉप लॉस रखे 10 पर। आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे कंप्लीटली और चल रहा है इस बाजार में तो कुछ तो वो सिर्फ है मैकडॉनल्ड्स। 882, 845 सुबह आशीष बहती जी का पहले मैंने सोचा था इसको पूछूं, 874 में इसको स्पॉट किया था, 875 पे फिर कॉल गई,
884 पे अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और बेहतरीन चार्ट पैटर्न। राजेश जी की अभी की कॉल भी यही रही थी, मेरे स्क्रीन पर सिर्फ ये। अच्छा, निफ्टी के लिए प्रेशर पॉइंट्स में एक स्टॉक और इंक्लूड करते हैं। लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा, रिलायंस का डिस्कशन जो भी मैं करूंगा इंडेक्स की ट्रेजेक्ट्री को गैस करने के लिए हाथ से करूंगा। रिलायंस ने मल्टीपल एफर्ट किए, लेकिन अभी तक वो 2500 के ऑप्शन राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री बाइसेक्ट नहीं हुई। आपका व्यू मानस क्या है इस वक्त रिलायंस पे? अगेन ये बैकफुट पे आ गया, 2500 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं पार कर पाया, अभी इंट्राडे लो 10 EMA के आसपास ट्रेड करता हुआ। व्यू आपका रिलायंस पे इस वक्त? देखिए, डिसअपॉइंट किया है रिलायंस ने, क्योंकि 2 दिन पहले रिलायंस ने जब 2500 के लेवल्स को ब्रीच किया था, तब लग रहा था कि शायद 2535 तक के भाव तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन हाई लेवल पे लगातार सेलिंग प्रेशर आज हमने देखा है। देखिए, अब सबसे अहम यह है कि 2475 वो आपको इस तरह ध्यान रखना है, उसके नीचे जाए, माफ करिएगा 2470 2470 वो लेवल आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे जाएगा तब आपको रिलायंस से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2470 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी अब 2505 के ऊपर करेंगे। हाल आपके लिए 2500 के ऊपर जाए तभी वो ट्रेड ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। लार्जली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साथ दिया है इस हफ्ते तेजी की तरफ। आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा स्टॉक शांत होता हुआ। और रिलायंस की बात कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर हमारी तरफ से, जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन RIL के हाथ में है। तो अगर रिलायंस में ट्रेड लेना है, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप बातचीत जरूर करें। चलिए, IEX की कहानी पर एक बार फिर लौटते हैं। स्टॉक हमने देखा है 10-11% अभी भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। और मैं वीरू को यही बता रही थी कि क्या करने का इरादा है वो तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन क्यों ये हो सकता है ये समझना जरूरी है। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइए, सरकार इस तरह का प्रस्ताव क्यों रख रही है सामने? क्योंकि ये तो ब्रेड एंड बटर है IEX का। इसके पीछे ये IEX के लिए ब्रेड एंड बटर भले ही हो, सरकार IEX से उसके ब्रेड एंड बटर को छीनना नहीं चाहती है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि जो एनर्जी एक्सचेंज हैं उनका पेनिट्रेशन और ज़्यादा बढ़े। अभी बहुत कम संख्या में जितना बिजली का उत्पादन होता है, मुश्किल से 10% से भी कम संख्या है जिसका एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो, और ताकि जो एक दिन पहले बिजली की बुकिंग कराते हैं या फिर सेम डे में बिजली की बुकिंग कराते हैं उनको बिजली मिले, और वो भी सस्ती बिजली मिले। अब ये पूरा मामला दरअसल ये है कि मार्केट कपलिंग दरअसल होता क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, अभी देश में कुल 3 पावर एक्सचेंज है। अब तीनों एक्सचेंज के पास किसी को बिजली चाहिए, मान लिया जाए उत्तर प्रदेश पावर निगम को बिजली चाहिए, वो IEX के पास चला गया कि हमें बिजली दे दो। IEX के पास NTPC ने कहा कि मेरे पास बिजली है। अब दूसरे एक्सचेंज पे जा रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे हिमाचल ने कहा कि हमें बिजली दे दो, वहां पे जो सेलर है वो कहा कि मेरे पास है बिजली है। अब एक बायर को नहीं पता दूसरे सेलर को किस प्राइस पे बिजली मिल रही है, दूसरे एक्सचेंज पे क्या प्राइस है। हर एक्सचेंज क्या करता है, जितने ऑर्डर आते हैं उसको बंद करते हैं पहले तो एक समय के बाद, फिर देखते हैं क्या बायर सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, फिर प्राइस की डिस्कवरी हर एक्सचेंज अलग अलग करते हैं। अभी क्या होता है कि हर एक्सचेंज के लिए प्राइस की डिस्कवरी अलग अलग होती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि एक एक्सचेंज को बिजली जहां भेजना है वहां भेज रहा है, पता चला कि उसी लाइन से दूसरा एक्सचेंज बिजली वापस किसी दूसरे स्टेट को भेज रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन का बेहतर इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब जो मार्केट कपलिंग किया जाएगा उसका फायदा ये होगा कि अलग अलग एक्सचेंज पे जितने भी बिजली के ऑर्डर आएंगे उन सारे बिजली के ऑर्डर को, बाय के ऑर्डर को और सेल के ऑर्डर को मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा, वो सबको एक साथ मिलाएगा और एक साथ मिलाकर के एक प्राइस डिस्कवरी करेगा। अभी बता दूं कि एक दिन में 228 तरह के प्राइस डिस्कवरी तक चले जाते हैं। अब क्या होगा कि एक प्राइस डिस्कवरी होगा। एक प्राइस डिस्कवरी से ये होगा कि पूरे देश भर में पीक आवर में भी बिजली थोड़ी सस्ती मिलेगी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी में ज्यादा इफिशियंसी आएगी और फिर उसके हिसाब से बिजली का बंटवारा किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, चूंकि पावर एक्सचेंज और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे तो इसका फायदा यह होगा कि बिजली ज्यादा पावर एक्सचेंज में ट्रेड हो सकेगा। तो ये पूरे बृहद परिदृश्य में देखते हुए सरकार मार्केट कपलिंग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। और बता दूं कि इसके लिए जो रेगुलेशन है उसका प्रावधान सरकार पहले ही एक्ट में कर चुकी है। अब सिर्फ CERC को बोला है कि आप आइए, आप कंसल्टेशन जल्दी से पूरा करिए, ताकि अब हम जो है इसको अगले चरण पर ले जाएं, यानी
मार्केट कपलिंग की तरफ आगे बढ़े। तो किसी के ब्रेड बटर को नहीं छीना जा रहा है। सरकार दरअसल ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज को लाना चाहती है, और ताकि बिजली हम आप तक सस्ते में पहुंचे, अगर पीक आवर हो तब भी। आपने यहाँ पर वो कंज्यूमर एंगल डाल दिया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, उसी पर्सपेक्टिव से शायद सरकार देख रही है। लेकिन मैं अगर IEX की इन्वेस्टर हूं, मेरे को ये समझना है कि इस समय IEX जो पहला एक्सचेंज था वहीं पर इसीलिए 90% ऑफ वॉल्यूम जाता है। हाउएवर वो 90-95% हुआ करता था, दूसरे 2 एक्सचेंजेस के आने के बाद 89% तक आ गया। ये मैनेजमेंट ने खुद नेटवर्क 18 पर आकर कहा था। अब नॉर्मली एक्सचेंज पे जो बाय सेल के ऑर्डर्स आते हैं उसके बेसिस पर प्राइस डिस्कवरी होती है। मार्केट कपलिंग में सरकार कह रही है एक थर्ड पार्टी होगी, वो प्राइस डिस्कवर करके एक्सचेंज को बोलेगी कि आपको अज्यूमिंग 4 रुपए पे देनी है या 6 रुपए पे देनी है या 8 रुपए पर देनी है। ये थर्ड पार्टी अगर आएगी तो फिर एक्सचेंज करेगा क्या? तो प्राइस डिस्कवरी के लिए तो है ही नहीं एक्सचेंज करेगा। नहीं, प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंज के जरिए ही होगा। जो मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा दरअसल एक एग्रीगेटर होगा, अलग अलग एक्सचेंज पर आए हुए बाय ऑर्डर का, अलग अलग एक्सचेंज पर आए हुए सेल ऑर्डर का। आपने चूंकि IEX के बात की तो मैं बता दूं कि जाहिर तौर पे IEX जब अकेला था तो उसका शेयर ज्यादा था, अब ये 90% पे आ गया, थोड़े बहुत शेयर दूसरे एक्सचेंज पे चले गए। IEX पे ज्यादा पावर ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि वहां पे एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि IEX के पास ही बिजली एक्सचेंज करने की क्षमता है, पावर एक्सचेंज की क्षमता है। सरकार ये कह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्सचेंज पे लाना चाहते हैं, ट्रेडिंग को। यानी अभी जो शेयर है पावर ट्रेडिंग का, पावर में जो की ट्रेडिंग होती है एक्सचेंज पे, अब उस शेयर को बढ़ाना चाहती है। अब वो बढ़ाना चाहती है तो IEX का हिस्सा तो जाएगा नहीं। दरअसल NTPC जैसे दूसरे जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनके ज्यादा पावर आएंगे ट्रेडिंग होने के लिए। जब ज्यादा पावर आएंगे तो नए एक्सचेंज के पास भी जाएगा पावर ट्रेडिंग होने का हिस्सा, दूसरे एक्सचेंज जिनके पास अभी कम है उनके पास भी जाएगा। हाँ, जो मोनोपोली जैसी स्थिति अभी 3 लोगों की है वो खत्म हो जाएगी, ज्यादा एक्सचेंज आएगा। तो जो पावर अभी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है वही पावर नहीं बटेगा तीनों में, या फिर वही पावर IEX से निकल के दूसरे के पास नहीं जाएगा। ज्यादा पावर आएगा ट्रेडिंग होने के लिए तो उनके लिए अलग मौके होंगे। तो ऐसा नहीं कि दूसरे का हिस्सा छीन के किसी तीसरे को दिया जा रहा है। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मैनेजमेंट भी कह रहा था कि मार्केट कपलिंग में आप कपल करते हैं ज्योग्राफीज को, कि चलिए वेस्ट जोन का आप संभालेंगे, ईस्ट जोन का आप संभालेंगे। ये मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, आई रियली डोंट नो उसका इवेंचुअल क्या आउटकम होगा, लेकिन ये कब से लागू होने के आसार हैं, पॉइंट नंबर 1। और सरकार ने ये नहीं सोचा कि IEX जैसा एक जो लिस्टेड एंटिटी है उसमें इतना बड़ा अगर चेंज आएगा तो बेसिक बिजनेस तो पूरी तरह से इनका जो मोट था, जो इनका USP था, वही अनडिस्ट्रप्टेबल था। अब सरकार खुद आकर उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर व्हाट डज एन इन्वेस्टर डू? नहीं, ये आप इन्वेस्टर्स के लिहाज से सोच रही हैं तो इसको लॉन्ग टर्म में देखिए। अभी आप जितना पावर एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है बिजली की, वो हिस्सा बहुत कम है। इसका उदाहरण आपके पास यूरोप है। यूरोप में जब मार्केट कपलिंग ऑर्डर की व्यवस्था शुरू की गई थी तो वहां पे जब शुरू की गई थी तो सिर्फ एक एक्सचेंज था, पावर एक्सचेंज था। उसके बाद जैसे मार्केट कपलिंग ऑपरेटर की व्यवस्था शुरू की गई तो वहां कई सारे एक्सचेंज पैदा हो गए। अब ये जो मार्केट कपलिंग जो अभी जो व्यवस्था है वो मार्केट कपलिंग से बहुत पहले जो व्यवस्था होती थी जिसको नॉर्ड पूल मार्केट कहा जाता था, जिसमें अलग अलग देशों के कुछ ऑपरेटर मिलकर के पूरा बना दिया, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे के 4 देश के पावर एक्सचेंज ऑपरेटर आपस में मिलकर चारों देशों में बिजली बांटते थे। तो वहां पर उनका एकाधिकार था। अब उससे आगे बढ़ते वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप ने इसको अपनाया पहली बार कि मार्केट कपलिंग ऑपरेटर की व्यवस्था शुरू की जाए, और जब अपनाया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कोई एक्सचेंज बंद नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज घाटे में नहीं गया, दरअसल वहां पर ज्यादा एक्सचेंज खुले। तो एक्सचेंज के लिए ज्यादा बड़ा मौका है, इसके तौर पर हमें देखना चाहिए, ना कि किसी एक एक्सचेंज को लेकर का। दूसरी बात, सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो किसी एक एक्सचेंज के हित का ध्यान रख कर नहीं बनाती है, वो अपने पावर सेक्टर को ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए बनाती है, ज्यादा उपयोगी हो सके, पीक आवर में बिजली के दाम ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए बनाती है। अब सोचिए कि अभी क्या होता है, अभी किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली चाहिए कल के लिए, कल उसके पास बिजली नहीं है, तो वो 15 मिनट के स्लॉट की बिजली की बुकिंग करेगा पावर एक्सचेंज में। अब 15 मिनट के स्लॉट की बुकिंग वो करेगा तो 15 मिनट पे कितने उसके बट के हिस्सा वो देखिए, अलग अलग एक्सचेंज पे बुकिंग करेगा। तो ये पता नहीं चला कि इस एक्सचेंज पे मान लिया हमें IEX पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, किसी दूसरे एक्सचेंज पे महंगा मिल जाए तो हम स्विच नहीं कर सकते, अभी व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन कपलिंग होने के बाद ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो कंज्यूमर के लिहाज से भी अच्छा होगा, एक्सचेंज के लिहाज से भी अच्छा होगा, और पावर जनरेशन कंपनियों के भी उनको बेहतर रिटर्न मिलेगा, इसी लिहाज से भी अच्छा होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए। अब आई गेस रिटेल निवेशकों को खुद इसको दोबारा देख लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर किया जाएगा इसका मतलब क्या है और किस तरह से सरकार सोच रही है। लेकिन इवेंचुअली मैं इसको ऐसे ही देखूंगी कि देखिए आप शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से देखिए, पहले बीएसई आया, फिर एनएसई आया और पूरा जो वॉल्यूम है फिर एनएसई पर शिफ्ट हो गया। अब एनएसई की सर्विसेज बाजार को ज्यादा बेहतर लगी, इसीलिए वो एनएसई पर ट्रेड करते हैं। फिर आया एमसीएक्स जो वही सेवा स्टॉक एक्सचेंज की इक्विटी में ट्रेड करने की दे रहा था, लेकिन वॉल्यूम्स आर वेरी क्लियर, सबसे ज्यादा वॉल्यूम एनएसई पर आता है और बीएसई अब कोशिश कर रहा है अपने आप को बेहतर करने की। आईएक्स को शायद वैसा ही करना होगा अगर वो बिजनेस में अच्छे से रहना चाहता है। ये बहुत ही लेम एग्जांपल है, शायद सही कॉन्टेक्स्ट भी ना हो, लेकिन एक्सचेंज टू एक्सचेंज मैं कह रही हूं। अब देखते हैं स्टॉक यहां से आगे किस तरह की स्थिति में रहता है, क्योंकि एक तरफा बिकवाली का प्रेशर यहां पर हर टिक के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस बीच निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 180 पॉइंट फिसल गया है ऊपरी लेवल्स से, तो 34,175 के आसपास का ट्रेड दबाव है मार्केट में अनडाउटेडली। और जो हम 600 के आसपास थे, अब हम 18,587 के लेवल्स के करीब करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुदीप शाह हैं, सुदीप के पास जाएंगे, लेकिन भेल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि गावा साहब का पहला टारगेट 86 वाला अचीव हो चुका है। 2% के गेंस, 2.5% के गेंस देखते ही देखते हो गए। गावा साहब, अब ये आपने 86, 87 कहा था, तो 87 के आगे होल्ड करेंगे या एग्जिट ले लें, क्या करना है? कैरी करेंगे अगले हफ्ते के लिए ये ट्रेड भेल वाला? यस, ये कैरी करने लायक है। अब टारगेट 90 का होगा, 88 फिर 90। बिल्कुल, ये जो पैटर्न बना है, अब थोड़ा एग्रेसिव कॉल था उस समय मैंने कहा था। अब टारगेट 88 फिर 90, क्योंकि ये मंडे को कैरी कर सकते हैं, जगह अच्छी है, ब्रेकआउट भी अच्छी है। अगर आज रिकमेंड नहीं करेंगे तो मंडे मॉर्निंग रिकमेंड करेंगे, लेकिन ये ट्रेड बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। बीएचईएल, ओके, बीएचएल आपकी स्क्रीन पे डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। बीएचएल अब डेली चार्ट्स पे बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक फॉर्मेशंस पे इस वक्त चलता हुआ 86.40 डे हाई। सुदीप शाह हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, इंडिसेस अभी भी वेल विद इन दैट ऑप्शन रेंज, कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बाय जिसे आप कह सकते हैं। आपका ट्रेड क्या रहेगा क्लोजिंग में? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। जो हिसाब से अभी निफ्टी मुझे लग रहा है, निफ्टी का जो हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन कर रहा है, मुझे लग रहा है जो ऊपरी स्तर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वो एक मुझे लग रहा है मंडे के लिए हमें यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो सिलेक्टेड मिड कैप्स जहाँ पे मूव अच्छा आ रहा है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, वहीं पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा निफ्टी कंसोलिडेट करेगा अगले वीक जो फेड मीट है उसके पहले तक। तो अगले 3-4 सेशंस के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी 18,450 के आसपास एक बार रिटेस्ट करके फिर 18,700 तक की जो रेंज है, इसी में 200-250 पॉइंट की रेंज में निफ्टी को ट्रेड करवाएंगे ये। पर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि एक मिड कैप स्टॉक जो बहुत मतलब पिछले कुछ दिनों में अच्छे चाल में था, लेकिन फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, वो है आदित्य बिरला कैपिटल। तो आदित्य बिरला कैपिटल में अब पिछले 2-3 दिन से हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्पर्ट आ रहा है। अपनी जो 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से सपोर्ट लेके वापस से एक बार स्टॉक चार्ट्स पे ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और ये अपने ऑल टाइम हाई वापस जो लास्ट 12 महीने का जो हाई है 175, ये बहुत करीब उसके आ चुका है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट यहाँ पे पेंडिंग है, और 169 के स्टॉप लॉस से 184 के टारगेट के लिए, और 184 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये टारगेट और खुल जाएंगे ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा है ये अगले एक हफ्ते के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है आदित्य बिरला कैपिटल। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल एक बार स्क्रीन पे लेके आएंगे स्टॉक पे। आदित्य बिरला कैपिटल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है इस वक्त 174 और बेहतरीन चार्ट। मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी ही है ये मार्च 2018 के जो लेवल्स हैं उसको रीगेन करता हुआ। इस बीच निफ्टी आईटी का जब प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ तो थोड़ा ठीक हुआ माहौल बाजार में, और निफ्टी आईटी के लॉसेस थोड़े से कट होके करीब 172 अंक अब मात्र नीचे रह गया है। इंट्राडे लो जो था निफ्टी आईटी का, इट वाज आई थिंक 28,334, यानी मोटा मोटी लोअर लेवल से अभी तक 90 अंकों की रिकवरी है। एक स्टॉक और लेके आइए, जजमान ने अभी ट्विटर पे पूछा भी है, डेल्टा कॉर्प पे क्या करें?
240.70 का स्तर है यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, डेल्टा कॉप आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ कल के रेस्ट के बाद अभी आपकी अप्रोच वेल विद इन, आई थिंक वेल अबव मेरे ख्याल से दैट 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, आपका व्यू? वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पे हाल फिलहाल में एक रनिंग करेक्शन हुआ है, लेकिन जो हम देखते हैं कि पोजिशनली अगर 20 डे में वायलेट होता है तो फिर थोड़ी सेलिंग माउंट होती है, तो वैसा कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे 235 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे लेकर जाते हो तो देर आर हायर चांसेस कि ये जो रिसेंट हाई था करीबन 250 के आसपास, उसको सरपास करके 260-65 को एक बार के लिए टेस्ट करेगा, हिट करेगा। सो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया है, ₹5 का रिस्क है, तो फिलहाल तो बने रहे। जैसे मैंने कहा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, 235 का स्टॉप लॉस। फैक्ट इस शो से पहले जब मैं देख रही थी क्या स्टॉक्स चल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन था कि डेल्टा कॉप पर कोई ना कोई राय देगा, क्योंकि वहां पर मोमेंटम देखने को मिल जरूर रहा है। लेकिन एक और पॉकेट है जिसमें तेजी साफ देखने को मिल रही है, वो है चीनी कंपनी और वायदे बाजार का एक ट्रेड। बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 16% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। स्टॉक इस समय 2% के गेन्स पर कर रहा है कारोबार। अमोल, बलरामपुर चीनी का चार्ट चेक आप तैयार रखिएगा। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि चीनी के शेयरों में इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ने लगा है क्योंकि ग्लोबली चीनी में इजाफा देखने को मिल रहा है और चीनी में भरपूर खरीदारी हो रही है। एल नीनो को लेकर दरअसल अमेरिकी मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है कि एल नीनो के चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसका इम्पैक्ट क्लियरली शुगर प्रोडक्शन और सप्लाई पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंट सिचुएशन क्या है और एल नीनो अगर फैक्टर इन हो रहा है तो फिर प्राइसेस में क्या एक्शन बनेगा? श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ है। अतुल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। भारत में तो हमने देखा था पिछले 2-3 दिनों से वो चीनी प्राइसेस में पिकअप और ग्लोबली भी पिकअप देखने को मिल रहा है। ये जो अलग अमेरिकी विभाग की तरफ से कहा गया है कि एल नीनो का इम्पैक्ट सीधा आएगा, ये प्राइसेस को कहां ले जा सकता है? कुछ अंदाजा आप हमें दे पाएंगे? आप लोग इन डेवलपमेंट्स को कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, जहां तक अमेरिकन का सवाल है एल नीनो का, चतुर्वेदी वो ये है कि ये हेलो, हाँ जी सर, ऑस्ट्रेलियंस का कहना है। हाँ जी, बताएं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है साहब, कहिए। हाँ, जो ऑस्ट्रेलियंस है ना, वो ये नहीं मानते कि एल नीनो मोर देन 50% चांसेस ऑफ एल नीनो। तो अभी ये इसके ऊपर ट्रेड करना या इसके ऊपर अपना कोई भी राय बनाना, मैं समझता हूँ थोड़ा अर्ली होगा। तो जहां तक एक्सचेंज कल जो ये क्या नाम शुगर एक्सचेंज के ऊपर काफी तेजी से भागी है, वो मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एल्गोरिथम की ट्रेडिंग होती है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस लगते हैं तो वो ट्रिगर कर देते हैं बाजारों को और ज्यादा तेज कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में, और हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आपकी आवाज सुनाई दे रही है, साफ, एकदम साफ है। ओके, नहीं, मैं क्या एक्चुअली हाईवे पे हूँ तो मालूम नहीं। हाँ जी, पर आवाज रहती है कि नहीं। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में भी ये कहा जा रहा है कुछ तबकों में कि जो एल नीनो का इफेक्ट होगा वो टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर एंड अर्ली अक्टूबर होगा। करेक्ट, यही सीन मतलब सब। फिर मैं आपसे यही चतुर्वेदी जी समझना चाह रही हूँ कि जो प्राइसेस है वो किस रेंज में रहेंगी? क्या ये पूरे साल डर में चीनी की कीमतों में इजाफा रहेगा कि माने कि 50% या 50 से 60% एल नीनो का खतरा बढ़ जाता है तो उसका सप्लाईज पर इम्पैक्ट का डर है, शायद मार्केट वही फैक्टर इस समय करने लग रहा है। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में तो कोई शॉर्टेज की बात नहीं है क्योंकि हम लोग शुगर सरप्लस हैं। और अगर मान लीजिए एल नीनो इफेक्ट होता भी है, देन द फर्स्ट कैजुअलिटी हिंदुस्तान से होगी वो एक्सपोर्ट नेक्स्ट ईयर की। इस साल का तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी जितना होना था हो चुका, नेक्स्ट ईयर वो कैजुअलिटी हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि एथेनॉल के लिए डाइवर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंडिया के जो बाजार हैं वो काफी हद तक वर्ल्ड मार्केट से इंसुलेटेड हैं। इतनी रेगुलेटेड शुगर इकोनॉमी है, मैं नहीं समझता कि कोई हिंदुस्तान के कंज्यूमर को कोई
तकलीफ आने वाली। और ये अपने को नहीं भूलना चाहिए कि ये इलेक्शन ईयर भी होने वाला है, तो हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई देती मेरे को चीनी के मुताल्लिक। चतुर्वेदी जी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, ग्लोबल प्राइसेस अगर आप देखें वो इनफैक्ट बढ़ सकती हैं। ये क्लियरली अमेरिकी विभाग की तरफ से जो इशारा आ रहा था वही मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अमोल, बलरामपुर चीनी का कोई ट्रेड लेना ठीक है या नहीं? शॉर्ट टर्म में हर्षदा जी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करेंगे तो बेटर रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट स्टॉक काफी वोलेटाइल है और दोनों तरफ के मूवमेंट्स उसमें हो रहे हैं। बट अगर कोई पोजिशनली देखता है या थोड़ा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो स्टॉक में कंसिस्टेंटली एक तो हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है डेली और वीकली चार्ट्स पे, और सेकंड पॉजिटिव चीज है कि वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, बट मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में जब तक 385 387 ये इसके ऊपर स्टॉक रहता है, आई थिंक पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। ऑन द हायर साइड 420 425 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए लग रहा है। ओके, बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पे 405.90 पे ट्रेड करता हूँ। चलिए अभी काम करते हैं, 4 ट्रेड्स पिक करते हैं। 4 का चौका सस्ता ऑप्शन, एफएनओ सुपरस्टार, 4 का चमत्कार मिड कैप फंडा। सस्ता ऑप्शन यहाँ पर आएगा मानस जी के सौजन्य से। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आरईसी का 150 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। ₹3.40 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹1.60 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और ₹7.50 ₹7.50 के टारगेट सेट करने हैं आरईसी लिमिटेड के 150 के कॉल ऑप्शन में। रैशनल की बात करिए तो देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और पहले से ही स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। और देखिए ऐसा लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई 165 170 रेंज में है, आने वाले समय में स्टॉक उसको टच करेगा और शायद वो बहुत ही जल्द वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो 150 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी आरईसी लिमिटेड। ओके, आरईसी, एक बात याद रखिएगा, ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है और इस करियर को जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2009 से लेकर अब तक की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है वो रही है। वैसे 167 वो था करीब जून 2017, तो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी ही है ये इस स्टॉक की। अब चलते हैं राजेश जी के पास अगले ट्रेड के लिए, एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी, क्या पे कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए नजर है, वैसे अगर आप देखें तो मार्केट फ्लैट ही है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ स्विंग आ सकता है, कहाँ थोड़ा बहुत थर्स्ट मिल सकता है एज ए ट्रेडर। तो देखिए अपोलो टायर, सुबह भी मैंने 10 बजे इस स्टॉक को दिया था। 400 पे जो कॉल राइटर थे, मुझे लगता है वहां पे शॉर्ट स्क्वीज है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं 400 के ऊपर। सो एट प्रेजेंट इट इज एट 403, तो सुबह से ये कंसोलिडेट हो रहा है 400 के ऊपर, तो छोटा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 398 का। सामने जो टारगेट दिखता है स्विंग का वो रहेगा करीबन 412 से लेके 415, तो बाय करेंगे अपोलो टायर। ओके, अपोलो टायर सेट ऑल टाइम हाई, सुबह से कई बार स्क्रीन पे जा चुका है। शिवांगी की कॉल भी थी सुबह दोपहर पे, मतलब दोपहर में ये। 4 का चमत्कार सुदीप शाह जी से पिक करते हैं। सुदीप, क्या पिक कर रहे हैं आप? चार्ट के चमत्कार में मैं पिक कर रहा हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्लैट मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम था और स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिखाया था 740 से 860 तक। फिर पिछले 6 दिन में कंसोलिडेशन हमने देखा और आज वो कंसोलिडेशन में से फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ। और साथ ही साथ अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन वहां पे भी इंटैक्ट है और एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 870 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं एंड 910 का टारगेट मुझे लग रहा है अगले 2-3 सेशंस में आ सकता है चार्ट के चमत्कार यूनाइटेड स्पिरिट्स में। ओके, जैसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। सुबह से लेके कम से कम नहीं तो 4 बार कॉल जा चुकी है, बट स्टिल दैट ऑल सारी की सारी कॉल्स जो है अच्छा कर रही हैं। 890 पे आपके स्क्रीन पे स्टॉक डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं राजेश जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। राजेश जी बताइए क्या पिक करेंगे मिड कैप फंडा में आप? देखिए मिड कैप फंडा के तौर पे हम सेंचुरी एंका के साथ जाना चाहेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, फिलामेंट यान बनाती है जो कि अपैरल इंडस्ट्री को केटर करती है, और एनटीसीएफ बनाती है नायलॉन टायर कॉर्ड जो ऑटो सेक्टर को केटर करती है, और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एनएफओआई में, और नायलॉन टायर कॉर्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। टायर पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी उससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ, डिमांड में इजाफा देखने को किया, अपने कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है नायलॉन टायर कॉर्ड में,
और जो इनके क्लाइंट्स हैं टायर कॉर्ड के, उसमें सब बड़े नाम हैं, जैसे कि अपोलो टायर, MRF, सीएट वगैरह सबके 27% मार्केट शेयर है इनका रीइंफोर्समेंट नायलन सेक्टर में। और मुझे लगता है कि जो ख़राब दौर था इस कंपनी के नंबर्स पे दबाव, मार्जिन्स पे दबाव वगैरह देखा गया था पिछले साल, वो अब पीछे जा रहा है और अब मार्जिन्स में सुधार होता हुआ नज़र आएगा, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। और चूंकि इनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि जो भी बेनिफिट इस सेक्टर को मिलेगा उसमें इनका सबसे बड़ा इजाफा होगा। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, 410-12 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक। मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर अगर कोई रखता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा मौजूदा स्तर से 20-25% की बढ़त हो जाए। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, सेंचुरी बैंक का 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। निफ्टी वहीं पर है 18,571, बैंक निफ्टी 43,974। विषय को थोड़ा सा बदलते हैं और जरा बात करते हैं हट के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की। IIFL फाइनेंस ने एनसीडीज के जरिए करीब 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की है। इस फंड का वो इस्तेमाल कैसे करेंगे, कंपनी की योजना कैसे है, इसी सब चीज़ से बातचीत करने के लिए, आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ IIFL ग्रुप के फाउंडर श्री निर्मल जैन इस पर जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एग्जैक्टली सर, ये जो अब तक का जो रिस्पॉन्स रहा इस फंड रेज के लिए, वो कैसा रहा, थोड़ा सा टिप्पणी चाहूँगा आपकी। इस समय रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारे पहले के इन्वेस्टर्स हैं बॉन्ड में आज 10 साल से या 10 साल से भी ज़्यादा समय से, तो उनको हमेशा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला है और टाइम पे पैसा वापस मिला है। पिछले कुछ सालों में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई है। हमारी क्रेडिट रेटिंग AA स्टेबल है तो, और इस समय लोगों को जो फिक्स्ड इनकम में अलोकेट करना है अगर पैसा, तो पहले जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज था म्यूचुअल फंड में, वो भी अब बजट में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बॉन्ड्स आर वेरी अट्रैक्टिव नाउ। अट्रैक्टिव से स्पेशली क्योंकि रेट्स भी अब स्टेबल दिख ही रही हैं। लेकिन आपका जो प्रीमाइस है इस फंड रेस का, 2 चीजें आपने कही, एक तो क्रेडिट ग्रोथ के लिए, दूसरा डेट मैनेजमेंट के लिए। तो डेट मैनेजमेंट पर मैं आपसे समझना चाह रही हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डेट मैनेजमेंट सर? डेट कुछ कम करना चाहते हैं या फिर हाई कॉस्ट डेट को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश है? No, it is not reducing the debt as such, but some of the high cost debt which we are getting repaid will be replaced by this. So we paid the dollar bond in like April 23rd. There the cost was more than around 10-11%. So what we are trying to do is that see, for us cash or the loan is working capital because we are a lending company. Our credit growth continues. And some of the higher cost loans that are getting repaid will also be replaced, but primarily this is for growth. प्राइमरी रीजन इज ऑफ कोर्स एनसीडी का ग्रोथ कैपिटल रेस करना है। क्या आप हमें अंदाजा दे पाएंगे कि किस तरह की ग्रोथ को आप लार्जली एड्रेस कर रहे हैं? जब आप लेंड कर रहे हैं, किस सेक्टर्स में ज्यादा डिमांड है? FY24 कैसे लग रहा है फिर आपके लिए? We are seeing very strong demand for credit from the retail customers for affordable home loan, gold loan, and also microfinance. So this year we anticipate credit growth of, or our credit assets, our book growth of almost about 25% on a YOY basis. So I think the strong growth which was there last year continues this year as well. मिस्टर जैन, एक और चीज़, आई मीन कल पॉलिसी गई और मोर और लेस पॉलिसी शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही थी, लेकिन अभी तक रेट कट के, आई मीन पॉज तो आ चुका है बट कट के कोई सेंसेस या फिर क्लू नहीं मिल रहे हैं। आपको पॉलिसी कैसी लगी और आपको क्या लग रहा है, आई मीन कब तक कट्स पॉसिबल हैं आगे जाते हुए? I think this will carry on for at least about maybe this financial year, and any rate cut maybe in calendar year 24 first quarter, a little optimistic, but maybe more likely later. That is what I personally expect. So I think this pause, but the rates will remain at these levels maybe for at least 6 to 9 months, more likely a year. Okay. अच्छा सर, अब आप इस मंच पे आप हैं तो इस मंच का मैं आई थिंक इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के साथ कुछ और बातों करने के लिए भी करना चाहूँगा। सर, हम ऑल टाइम हाई पे हैं निफ्टी बैंक। आपको यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा लग रहा है, और स्पेशली अगर मैं अभी भी इन्वेस्ट करूँ यहाँ पे इन लेवल से
तो ये FY24 में आपको और कितने स्ट्रेच की पॉसिबिलिटी लग रही है, कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है आपकी? मैं समझता हूं कि इक्विटी में पैसा आपको थोड़े लंबे समय के लिए लगाना चाहिए, 3 से 5 साल तक का कम से कम नजरिया आप रखो। पर इस समय भी इक्विटी में पैसा लगाना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी का बैरोमीटर है, और इकोनॉमी इस समय बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। और अगर आप पैसा लगा, मार्केट में हमेशा कुछ वीक या महीनों में अगर देखें तो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट हो सकता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इस मार्केट में आपकी जीतने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने का हर मौका सही मौका होता है। लेकिन इस समय निर्मल जी, आपका बायस किसी खास सेक्टर को लेकर है क्या, जहां पर आपको प्रॉमिसिंग रिटर्न्स की उम्मीद है, या फिर कोई ऐसे क्षेत्र जहां से आप इस समय दूर रहेंगे, नया पैसा उधर तो निवेश ना करें? नहीं, इस समय सभी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, पर जैसे अगर रेट में पॉज हुआ है तो बैंक और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ कमोडिटीज हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय बाजार में अगर देखो तो सभी सेक्टर में अच्छा रुख है। थोड़ी सी आईटी और फार्मा में इस समय उतना, क्योंकि ये सेक्टर पहले चले थे तो इसमें थोड़ा करेक्शन जरूर है, पर कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सब सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट इस एनसीडी के लिए। तो ये फिलहाल निर्मल जैन की राय मार्केट में फाइनेंशियल्स को लेकर वो ज्यादा बुलिश है, और आईटी से इस समय थोड़ा सा वो बच के रहेंगे या फिर सावधान रहेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक और बिग वॉइस से बात करेंगे। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी ग्रुप के। उनसे भी पूछेंगे कि वो मार्केट को इस समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं। इंडिसेस इस क्लोजिंग में अब तक तो बहुत तहजीब से चल रहे हैं जनाब। 10 डेमा नहीं टूटा है और 20 डेमा बैंक निफ्टी पर नहीं टूटा है। तो और निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा रिकवर हुआ, बट स्टिल इन बैड शेप, एक खराब क्लोज की तरफ अभी भी बढ़ रहा है। चलिए, अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में अब फोकस करते हैं। हमारे साथ आज श्री प्रदीप गुप्ता, को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन आनंद राठी ग्रुप के जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज आपसे मुलाकात ऐसी लग रही है जैसे कि कथा होने के बाद पूरी की पूरी प्रसाद वितरण का समय आ चुका है ना सर? जैसे होता है ना, सब कुछ हो गया, अब सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने का वक्त है। सारे इवेंट्स चले गए सर, अर्निंग्स चीजें चलेगी, क्रूड देख लिया आपने, यूएस देखा आपने, पॉलिसी देख ली। अभी के लिए ऐसा लग रहा है सर, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ आना है? मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा था, मतलब मैं अपने प्रश्न का बेस बना रहा हूँ। पैसा अब तक आ रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में भी, और भारत में पैसा अभी भी आ रहा है, सिर्फ इक्का दुक्का दिन का पॉज था। कैसा लग रहा है यहाँ से आगे का बाजार आपको? सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। वीरेंद्र जी, आई थिंक मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि आगे आने वाला समय और अगले लंबे समय में अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और एज वेल एज हमारे बाजार, अगर अर्थव्यवस्था अच्छी रही तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे बाजार अच्छा नहीं करेंगे, कैपिटल मार्केट अच्छा नहीं करेगा। तो ये अच्छा करने वाले ही हैं। और इकोनॉमी की ग्रोथ अगर देखें और वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में पैरामीटर में देखें तो इमर्जिंग मार्केट और इमर्जिंग मार्केट में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी आंकी जा रही है, मानी जा रही है। 2024 के जो भी एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिजल्ट्स या मानदंड दिए गए हैं, आप देखें तो अभी भी जो बात हो रही है 5.9% से 6.4-6.5% के आसपास की बात हो रही है। और हमारा ये मानना है कि 2024 में भी अपनी इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 6.2 से 6.5 के आसपास ग्रो करेगी। और ये ग्रोथ आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट होगी या बेस्ट होगी, टॉप पे होगी। तो अगर इस तरह की ग्रोथ है तो ऑब्वियसली मनी चेजेस द रिटर्न, मनी लुक्स इकोनॉमिक ग्रोथ। आई थिंक ये एक बेसिक फंडामेंटल स्टोरी हमेशा चलेगी और इसलिए पैसा कंटिन्यूअस फ्लो होगा। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी एफआई फ्लो, एफपीआई फ्लो, एफडीआई फ्लो हमेशा यहां बना रहेगा। ओके, आपने फ्लो की बात करी कि वो परसिस्ट करेगा, वो आता रहेगा। अच्छा सर, एक बात है कि लास्ट पॉलिसी जब थी और जब सरप्राइज पैकेज था वो ऑल टुगेदर कि भाई नहीं अब ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगे, पॉज, इस बार भी पॉज ही रहा। लेकिन हुआ ये कि इस पूरी एंटायर प्रोसेस में सब भागे, एनबीएफसीज भागे, बैंक्स भागे और रियल स्टेट भागा, रियल स्टेट एंसिलरी भागा, ऑटो भागे, सब कुछ भागा।
लेकिन इस बार की पॉलिसी और आई थिंक जो खबरें हमारे इर्द गिर्द हैं एंड स्पेशली विद कंसर्न्स पर्टेनिंग आई थिंक अ डिसेंट मानसून एल नीनो के चलते, आप शुगर को देखिए 2 दिन से भाग रहा है ताबड़तोड़ तेजी यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि एक जो जल्दी रेट कट आने वाला था वो प्रोसेस थोड़ी डिफर हो गई है और ऐसे में रेट सेंसिटिव्स अगले 1, 2, 3 महीने के अंतराल में अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, रेट कट का जहां तक सवाल है, उसको रेट कट का डिसीजन एक कई फैक्टर्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए करना पड़ता है। तो मुझे उस समय भी हम लोगों का यही अनुमान था कि रेट कट या पॉज वाली पॉलिसी अभी कुछ क्वार्टर चलेगी, 3 या 6 महीने चलेगी, ताकि एक स्टेबिलिटी हो, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को देखने की जरूरत है, वो कैसा कर रही है। इकोनॉमी में डेवलपमेंट का रुझान जो है कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिव है, मतलब हर जगह डेवलपमेंट दिख रहा है, जो कि आज की तारीख में जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हमने देखने को मिल रहे हैं या अब तक के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं या दिख रहे हैं, आई थिंक लगता यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली डेवलपमेंट और रूरल इकोनॉमी वास्तव में अच्छा कर रही है, रूरल डिमांड धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, बट इनको जब तक पूरी पुख्ता नहीं हो जाती तब तक रेट कट का डिसीजन जो है इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। तो हो सकता है 3-6 महीने और लगे रेट कट के, बट रेट पोज होना भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि यहां से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगी, हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे पॉलिसी रेट में कुछ ना कुछ बदलाव आने शुरू होंगे, और जिसका कि सीधा नजरिया ये होगा, ग्रोथ फैक्टर अच्छे होंगे तो बाजार में, जो कि इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट में इक्विटी से रिलेटेड है, आई थिंक एक पॉजिटिव धारणा बनेगी और पॉजिटिव इनफ्लो आने शुरू होंगे और पॉजिटिव मार्केट ट्रेंड देखने को मिलेंगे। अच्छा प्रदीप जी, हाल फिलहाल में आपकी नज़र ये न्यू स्टॉक्स पे गई है क्या? पिछले 10 दिन से रंगत है, पेटीएम, कारट्रेड, जोमेटो मेरे स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज़ जनाब एक बार। आई थिंक 197 कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब 813। इनके जब आईपीओ आए थे, आई थिंक ये सब जानते थे, उस वक्त मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो काफ़ी ऊंचे थे, इनके पीयर नहीं थे मार्केट में ताकि इनके वैल्यूएशन से एक तर्कसंगत कंपैरिजन किया जा सके, बट अब सब कुछ है, धरातल पे है। अब आप लोगों को इस स्पेस में कुछ अच्छा लग रहा है क्या प्रदीप जी? बेसिकली अभी भी देखे जाए तो इनमें धीरे धीरे बदलाव आएगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो न्यू इकोनॉमी के स्टॉक्स हैं और उनमें जो वैल्यूएशन एक हमारे बाजारों में आपको हमेशा से हम बात करते आए हैं कि शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल और कई दूसरी न्यूज जो आसपास इर्द गिर्द चलती है उसके कारण भी वैल्यूएशन मिलता है, और लॉन्ग टर्म में जाके फंडामेंटल वैल्यूएशन को हिट करना शुरू करता है। तो जैसे जैसे फंडामेंटल इंप्रूव होंगे, जो कि हमारा मानना है, इनमें टाइम लगता है, समय लगता है, और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे फंडामेंटल जैसे जैसे इंप्रूव होंगे इनमें सुधार आना शुरू होगा। बट उसके पहले अगर अभी देखें तो मुझे ये लगता है कि सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अभी भी अच्छी है और अच्छी रहेगी। बैंकिंग स्टोरी, फाइनेंस स्टोरी अभी भी अच्छी है, रहेगी। तीसरी, अगर वास्तव में देखा जाए तो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी लार्जली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एनी स्टोरी विच इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक कंजम्पशन, आई थिंक ये बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के रिलेटेड है डोमेस्टिक कंजम्पशन, और डोमेस्टिक कंजम्पशन डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है, और जिसका जीता जाता प्रमाण हमको देखने को मिल रहा है पिछले तिमाही के रिजल्ट में कि रूरल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। और अगर हम वास्तव में एनालिसिस करें मिड एंड स्मॉल वर्सेस लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो मिड एंड स्मॉल स्केल्स में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिला है। अच्छा प्रदीप जी, हाल फिलहाल में अपने क्लाइंट्स को बहुत कन्विक्शंस के साथ, या फिर अपने एचएनआई क्लाइंट्स को जो स्पेस या फिर स्टॉक्स आप लोगों ने चेज करने की वकालत की हो, या फिर कहा हो कि इस पे थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, जिसको मैं अब तक इस कार्यक्रम में या फिर आपकी चर्चा में अब तक नहीं छू पाया हूं, वो स्पेस क्या है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला, चाहे वो मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में? नहीं, देखिए, अभी आपने देखा पिछले 1 महीने से, और आई थिंक मैं पिछली बार आपके साथ ही था, तब मैंने बात की थी कि मिड कैप के स्टॉक में क्योंकि वैल्यूएशन चीप लगते हैं तो वहां पे
तेजी देखने को मिली। और उसके बाद ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने में मिड कैप स्टोरीज अगर देखें तो स्टॉक वाइज अगर मैं बात करूं तो बिटवीन 7% से लेके 25% तक हर प्रत्येक स्टॉक बढ़ा है। तो एप्रिसिएशन वहां पे हुआ है और वो कंटिन्यू रहने वाला है, बिकॉज सिंपल रीजन है वहां पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, वहां पे बॉटम लाइन जिसको कि बोलते हैं प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है और वहां पे कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है। सवाल ये है कि आपकी नजर सही जगह है, सवाल ये है कि आप एकदम फंडामेंटल बेसिस पे उसमें निवेश कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप की स्टोरी इंडिया स्टोरी है, इंडिया स्टोरी मिड एंड स्मॉल कैप की स्टोरी है। इट्स अ वाइस वर्सा। सो अगर वास्तव में इंडिया की स्टोरी में निवेश करना है और हम लॉन्ग टर्म हैं तो डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप इज अ सेक्टर जहां पे देखना चाहिए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सेंसेक्स अभी ऑल टाइम हाई पे है और कुछ एक स्टोरी जो लार्ज कैप में आती है वो बन सकती है, तो शॉर्ट टर्म में वहां पे एप्रिसिएशन आएगा। बट बाई एंड लार्ज अगर परसेंटेज टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न या एडिशनल रिटर्न देखने को मिले तो आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप स्टोरीज है। और दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, हमारा ये मानना है कि इंडियन स्टोरी में जो अगला साल 2024 में जो हम अर्निंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो लार्ज कैप में हमारा मानना है कि अराउंड 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मिड कैप स्टॉक में या मिड कैप सेगमेंट में अबाउट 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और स्मॉल कैप सेगमेंट की साइड में 25 से 30% की ग्रोथ हमारा अनुमान है कि देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का एक हमारे को ये दर्शाता है कि अभी भी अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर हम निवेश करें और निवेश लंबे समय के लिए करें तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी रहेगी। ओके प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर। सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा आपने और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बेहद खूबसूरत रहे आपका ये सप्ताहांत जो कि छुट्टियों के बीचों बीच पड़ रहा है। कहीं घूमने का प्लान सर ओवरसीज या फिर इंडिया में हाल फिलहाल में गए हो या फिर जाने का प्रोग्राम? प्रदीप जी अभी फिलहाल तो नहीं, नियर फ्यूचर में तो नहीं, बट हाँ बन सकता है जुलाई में शायद बने। ओके दैट्स गुड। अगेन एक बार फिर से आपको हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलिए अब लौटते हैं बाजार की तरफ। इट्स 18,572 एंड 44,000 ऑन निफ्टी बैंक। यतिन के पास चलेंगे डायरेक्टर साहब। यतिन अगर रेडी हो तो डीलर्स चेक ले लेते हैं एक बार, डीलर्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल वही जोन जो क्लोजिंग मतलब 10 DMA का जोन था और निफ्टी बैंक में 44,000 का जोन। यतिन हमारे साथ बोलते हैं। यतिन यकीन मानिए पिछले 1.5 घंटे में इंडेक्स खिसक के नहीं दिया, डीलर्स क्या चीज कर रहे हैं? देखिए कल भी हम वीरू यही चर्चा कर रहे थे और जब मैं हर्षदा से येस्टरडे बातचीत कर रहा था तो यही बातचीत कर रहा था कि मिड कैप्स में वॉल्यूम ड्राई अप हो चुके हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है क्योंकि रनअप काफी स्टेलर हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग के मूड में बाजार आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जनरली क्या होता है फ्राइडे को जब आप वीक नीचे बंद होते हो तो मंडे को भी थोड़ी सुस्ती रहती है फर्स्ट हाफ में बाजार में। तो ये देखा जाएगा कैसे होता है शेप अप बाजार। 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं उनमें सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें तो इंडसइंड बैंक, आज अगर आपको ध्यान है तो मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने टारगेट्स में 200 रुपए का इजाफा किया था और यहाँ एफआई के फ्लोज काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड आप ले सकते हैं, शायद 20 से 25 रुपए का अपसाइड आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में मिलना चाहिए। तो आज के मूव के अलावा डीलर्स को लगता है ऐसा ही मूव अगले 2-3 दिनों के लिए कंटिन्यूड रहेगा, मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा इंडसइंड बैंक के लिए। इसके अलावा सिप्ला, ये काउंटर काफी वीक है फार्मा स्पेस में। इनके जो यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन है वो भी ठीक ठाक नहीं हुए और डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ थोड़े बहुत एफआईज अपने शेयर्स बेच रहे हैं और शायद स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहा है। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है लेकिन डीलर्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद आपको अगले कुछ दिनों में 20 से 30 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है और यहाँ वो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए यतिन। हैव अ गुड वीकेंड। होपफुली अगला हफ्ता ज़्यादा एक्साइटमेंट लाए और हम उम्मीद तो करते रहते हैं और होपफुली वो नए हाइस की तरफ हम बढ़े। लेट्स सी पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन 2% ऊपर इंडसइंड बैंक, अच्छा मोमेंटम। सिप्ला में भी हमने देखा हल्की बढ़त देखने को मिली लेकिन इंडसइंड बैंक है। अच्छा, इंडसइंड बैंक पर पहले राजेश सातपुते एक व्यू दीजिए, फिर बीटीएसटी एसटीबीटी का सिलसिला शुरू करते हैं। हर्षद जी देखिए, इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है। 1300 पे जो पुट राइटर खड़ा है, मुझे लगता है वो थोड़ा भी हिलता नहीं है। अगर आप छोटा मोटा भी डिप आता है तभी देख रहे हैं वहां पे कि वो 1300 का पुट इंटैक्ट है।
तो इसी से उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ पे 1350 1360 का टारगेट एज ए BTST लेके चलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी मानता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए स्टॉप लॉस आप रखे करीबन 1320 का और इस लॉन्ग पोजीशन को लेके जाइए। जैसे मैंने कहा 1350 1360 इज ऑन कार्ड। ओके, तो ये इंडसइंड बैंक में क्लियरली एक ट्रेड का मौका दिख रहा है, तो उसकी वकालत भी कर रहे हैं राजेश अग्रवाल। चलिए अब BTST या STBT, सुदीप शाह क्या तैयारी? BTST रहेगा रेमंड। रेमंड में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1590 से 1550 के बीच में, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। काइंड ऑफ अ फ्लैग ब्रेकआउट भी हम बोल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगेंस्ट द मार्केट मिड कैप में जहाँ पे थोड़ी बिकवाली हो रही है और यहाँ पे स्टॉक 3% तेज है, तो मुझे लग रहा है मंडे के सत्र में जाते जाते ये स्टॉक सुबह गैप अप खोल सकता है और यहाँ पे एक अच्छा गेन हम बना सकते हैं। तो रेमंड मेरी तरफ से BTST है 1626 पे करंट मार्केट प्राइस है, 1600 का स्टॉप लॉस, 1670 का टारगेट। तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड। रेमंड 3% ऊपर और यहीं पर वो तेजी आपने अगले हफ्ते के लिए कैरी करनी है। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए सीमेंट क्षेत्र काफी बेहतर लग रहा है और इंडिया सीमेंट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट दिया है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 231 रुपए 20 पैसे के भाव चल रहे हैं। 226 रुपए के स्टॉप लॉस से 242 रुपए 242 के टारगेट के लिए आपको इंडिया सीमेंट के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 230 वाला कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं। 8 रुपए 25 पैसे का ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आप 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 13 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? हाँ वीरेंद्र जी, आपका नाम मैंने नाम नहीं सुना मेरा। वीरेंद्र जी देखिए, नजर बिल्कुल सीमेंट स्टॉक पे ही रहेगी। मैं भी मानता हूं कि सीमेंट मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आपका ट्रेड क्या है? नहीं छोड़िए, मेरी आवाज आ रही है? छोड़िए, आपके बाद बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ नहीं वीरेंद्र जी, क्या होता है कभी कभी पैच करने में वो नाम भूल जाता है, नाम रह जाता है। देखिए अल्ट्राटेक बाय रहेगा मेरा 8175 के आसपास है। मेरा टारगेट है इसका कम से कम 8250 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 8160 का, 8150 का, टू बी ऑन द सेफर साइड। सो इट्स अ बाय इन अल्ट्राटेक। तो सीमेंट स्टॉक्स पर ही दरअसल वो तेजी वाला ट्रेड। गावा साहब, आप क्या पिक करेंगे? मैं पिकअप करूंगा अपोलो टायर्स, क्योंकि इंडसइंड बैंक खा गया। एनीवे अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लगता है। 402 का स्टॉप अगर चले 405 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट 410 के नजर आते हैं और हायर जोन देख सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम बरकरार है अपोलो टायर्स। 2% की तेजी अपोलो टायर में। इंडसइंड बैंक तो यतिन खा गया और फिर सातपुते जी ने बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है। अग्रवाल साहब बताइए, आपको क्या पसंद है? देखिए मैं चीनी के साथ जाना चाहूँगा। आज तो वैसे भी चीनी स्टॉक्स में मिठास बनी हुई है, मुझे लगता है कंटिन्यू करती हुई नज़र आएगी। बलरामपुर चीनी लेके जाना चाहूँगा। जो एल नीनो की खबरों के कारण से ऐसे लोगों को लगने लगा है कि प्रोडक्शन ड्रॉप हो सकता है या दिक्कत हो सकती है, वो एक तरीके से स्टॉक को सहायता दे रही है। दूसरे यूएस फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे तो चीनी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तीसरे डोमेस्टिक जो अभी तक प्रोडक्शन डेटा आया है वो 6% कम आया है। अगर वहाँ और भी कुछ कमी आती है तो शुगर प्राइसेस में एक बड़ा इजाफा होगा। बलरामपुर चीनी एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है। 10 शुगर फैक्ट्रीज है, 77,500 टीपीडी की कैपेसिटी है। इसके अलावा 4 डिस्टिलरी है, कोजन की फैसिलिटी है, और सबसे अच्छी बात है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। जो डेट की पोजीशन है वो बहुत कम है और डेट जो भी है वो सब्सिडाइज्ड है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के मद्देनज़र खास करके इथेनॉल वाली स्टोरी को लेके बलरामपुर चीनी में कम से कम 450 का टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर में हो सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग हो, BTST हो, तो भी मैं समझता हूँ कि काउंटर बहुत स्ट्रांग है। खास करके एल नीनो वगैरह की खबरें को लेकर के। तो 415 420 के टारगेट बहुत छोटी अवधि में, हफ्ते 10 दिन में हो सकते हैं। लंबी अवधि में बड़े टारगेट हैं। टारगेट, लेकिन छोटे टारगेट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है बलरामपुर चीनी में।
तो ये स्टॉक्स जहां पर तेजी का ट्रेड लार्जली लिया जाए, एक बार वीरू को स्क्रीन पर रखिएगा। वीरू की हंसी रुक नहीं रही है। अब इसका कारण मैं बताऊं क्या कारण? यही है कि ये जा रहे हैं छुट्टी पे, तो एक्साइटमेंट अब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। वीरू करेक्ट? नहीं, ऐसी बात नहीं हर्षदा। यहाँ पर भी रहना सबसे अच्छा होता है। लेकिन मैं एक कोइंसिडेंस से थोड़ा सा अगर आप देखें, बड़ा हंसी आ रही थी मुझे। एक तो देखिए कुछ वीडियो देख लिए थे मैंने, किसी ने भेजा था। दूसरी बात, पिछली बार आप और अनुज और आशीष और नीरज जी थे, मैं छुट्टी पे था, तभी ऑल टाइम हाई लगा था 1 दिसंबर 2022 को। आपको याद है हर्षदा, मैं केरला में था जी। उस हफ्ते छुट्टी थी, तो एक हफ्ते की छुट्टी थी, मैं बाहर गया हुआ था, तब भी ऑल टाइम लगा था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्ते में छुट्टी पे हूँ, एक बार ऑल टाइम हाई। ये तो पहले बताना था, आपकी पहले छुट्टी करा देते हैं। छुट्टियों में जितना एंजॉय करते हैं यहाँ नहीं वो देखिए, नियति ने जो लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा है, वही होके रहेगा। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वही होके रहेगा। चलिए छुट्टी पर जाएं और अगले हफ्ते ऑल टाइम हाई हो जाए। ये क्लोज बहुत शानदार है, इसमें कोई दुराई नहीं। देखिए हर्षदा, क्या है ना, बहुत चलने के बाद अगर आप इस चार्ट को देखिए, मेरे स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट है ऑलमोस्ट 28 अप्रैल से। फ्लो में कोई अभी तक दिक्कत नहीं है, और इतने बड़े स्विंग के बाद आपको 10 डिमा पे 20 डिमा पे रेस्ट लेने आना चाहिए। और ये जो क्लोज है एग्जैक्टली, आई मीन जैसे कि मैंने ओपनिंग के वक्त कहा था 2 बजे के शो की, कि 18,565 इज द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वीकली क्लोज खराब नहीं है। बस हर्षदा, अगर इस बाजार में कोई दिक्कत है तो वह है निफ्टी आईटी। मतलब यूएस में नेस्डैक के अच्छे प्राइस परफॉर्मेंस के बावजूद अगर आपका निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा है, तो आई थिंक इसका ना चलना, ये शायद नेक्स्ट वीक खले। अदरवाइज निफ्टी और निफ्टी बैंक क्लोज कोई खराब नहीं है हर्षदा। जी हाँ, क्लोज एक डिसेंट लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 44,000 के आसपास ही, और 18,600 के करीब निफ्टी। अच्छा, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो आपको अनवेल करेंगे हम। लेकिन कुछ ट्रेड्स, अच्छा जाते जाते बाय द वे सिप्ला का जिक्र किया था ना यतिन ने। अब डॉक्टर रेड्डीज फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि वहां पर आधे % के गेन्स आ गए हैं। तो इन स्टॉक्स में भी कुछ पोजीशंस कैरी की जा रही है। सिप्ला 0.37% तो ऊपर है ही। सुदीप, सिप्ला में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में कुछ इंटरेस्टिंग? सुदीप, ये सवाल आपसे है। ठीक है। हाँ, एक सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी का अगर हम चार्ट देखें तो हम देखिए, फार्मा तो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में बनता हुआ दिख रहा है, पर सिप्ला एक जो हिसाब से पिछले कुछ हफ्ते में देखा हमने कि एक स्ट्रॉन्ग एक बेस बना रहा है 900-940 के बीच में, और अब जाके एक मुझे लग रहा है कि एक अपना रेंज शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे 940 जब तक ये स्टॉक पे होल्ड करेगा, तब तक मुझे लग रहा है कि एक मूव हमें 998 और 1005 तक आ सकता है, बिकॉज वहां पे एक 17 फरवरी का एक बड़ा गैप है जो ये फिल करने जा सकता है, बट वहां पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और वहां पे 200 डीएमए भी आता है। मुझे लग रहा है ये फिलहाल के लिए ट्रेंड में है। 940 के स्टॉप लॉस के साथ 998 और 1005 के टारगेट के लिए इसमें बाई कर सकते हैं। एंड 1005 के करीब थोड़ा कॉशियस हो जाना जरूरी हो जाएगा। और अगर हम डॉक्टर रेड्डी का चार्ट भी देखें तो मुझे लग रहा है वहां पे भी एक वी शेप रिकवरी तो आई है, पर वो स्टॉक बिल्कुल अपने वो गैप के एरिया तक वापस आ चुका है। वो 4700 और 4800 वाला जो गैप था 11 मई का, जब गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस के अंदर पहुंच रहा है, तो मुझे वो थोड़ा कंफर्ट वहां पे नहीं बैठ रहा है। सिप्ला बेटर चार्ट है आउट ऑफ ये दोनों स्टॉक्स में से। एक बेहतर ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर फोकस करें, डॉक्टर रेड्डीज पर नहीं। चलिए फटाफट से अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। राजन शाह, अमित त्रिवेदी और जतिन गेडिया के बीच ये मुकाबला था, और रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर राजन ने -3.21% के रिटर्न्स कमाए, अमित ने 6% से ज्यादा की कमाई की, लेकिन 9.5% के रिटर्न्स के साथ जतिन इस हफ्ते बाजी मार रहे हैं और बन रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। तो कांग्रेचुलेशंस जतिन ये मकाम जीतने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इनफैक्ट शॉर्टलिस्ट किए थे, और आपको भरोसा था कि मार्केट में इस हफ्ते थोड़ी सी शांति है, लेकिन 18,800 के बियॉन्ड हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
क्या वो स्टांस अभी भी कायम रखेंगे अगले हफ्ते के लिए, और कोई ऐसा ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में जो अगले हफ्ते भी कैरी किया जा सकता है? जी थैंक यू हर्षदा जी। तो निफ्टी में हमारा एक पॉजिटिव स्टांस है। जब तक हम 18,500 के नीचे नहीं जाते तब तक हमें लगता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी भी पॉजिटिव है, हायर बॉटम का फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि जब तक 18,500 के नीचे नहीं जाते तब तक हमें जो अपना व्यू जो है वो इंटैक्ट है। और अगर जो हम ट्रेड्स की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक मिड कैप और स्मॉल कैप में ऊपरी स्तरों से एक दबाव देखने मिला है। तो मैं एक न्यू वीक में एक स्टांस लूंगा कोई भी ट्रेड कैरी करने टू ट्रैप का। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे फिर मुलाकात होगी जब विजेताओं के बीच के मुकाबले के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। चलिए मार्केट पर लौटते हुए आखिरी कुछ मिनटों का हाल आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। निफ्टी रुक कर फाइनली 18,560 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 74 अंकों की गिरावट पर मिड कैप इंडेक्स 46 पॉइंट नीचे और करीब 12 पॉइंट के नुकसान पर आपके लिए निफ्टी बैंक खड़ा है। आखिरी 10-15 मिनटों में हमने देखा है कुछ स्टॉक्स में निबलिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर रेड्डी सिप्ला का हम जिक्र कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत मामूली सी सही लेकिन 0.24% की कुछ खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। और टाटा मोटर्स इस समय करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो कुछ खरीदारी हुई है वीरू जाते जाते भी। हाँ खरीदारी हुई है। कुछ सिर्फ हर्षदा मेरे ख्याल से आईटी ने मूड खराब किया, अदरवाइज ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। रेस्ट भी चाहिए था बाजार को, और अमूमन नए वीकली के कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट के वक्त ये ऐसा होता ही है। एक बार जरा डायरेक्टर साहब को दिखाइए मार्केट ब्रेथ कैसी रही। 16 लॉन्ग्स, सुबह से ये डिजिट यहीं पे रोटेट करिए 16, 17, 20 और 41 में शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग 73 में। आज आई थिंक वीकेंड से पहले थोड़ी सी जो लॉन्ग्स को प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी वो रही ज़्यादा। बाकी इंडिया सीमेंट्स, एचएल, डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और शुगर बहुत स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ आप ये देखिए डेल्टा कॉप कितना स्ट्रॉन्ग मूव दिया। आई मीन छुट्टियों का दौर, और उसके बाद मन्नापुरम फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग, टाटा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, बीएचएल, कैपिटल गुड्स बहुत स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, एबीबी, सीमेंट्स, बीएचएल, एलएनटी बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक बोर्ड में। वो जो ये कैपिटल गुड्स में डैमेज था एलएनटी में पोस्ट अर्निंग्स, वो काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल हुआ। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था, आईएक्स केमिकल बास्केट में एसआरएफ, बट एसआरएफ में ये मुझे को मोर और लेस वीकेंड फैक्टर नजर आ रहा है। सेम इज द केस विद दीपक नाइट्राइट। बाकी एचडीएफसी, एमसी, वोल्टास से बैकफुट पे थे, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। और आईसीआईसी प्रू, आईसीआईसी लोम्बार्ड, नवीन फ्लोरिन, हीरो मोटोकॉर्प जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। इट्स कंप्लीटली लुक्स लाइक अ वीकेंड फैक्टर। आज ऑटो में जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बट पारी आज जिसके नाम रही स्टॉक की वो था इंडिया सीमेंट्स, करीब 7% ऊपर। याद रखिएगा इंडिया सीमेंट्स 27 दिसंबर 2022 के बाद, यानी मोर और लेस 6 महीने के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज हो रहा है। बीएचएल का क्लोज, दरअसल बीएचएल में परसों एक डाउनग्रेड आया था, उसके बावजूद स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ और अच्छा करता हुआ। और वीकेंड फैक्टर एक हावी जो बाजार पे था वो था यूएसएल, मैकडॉवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पे 888 पे सुबह ये ट्रेड पिक किया गया था, करीब 874 की ट्रैजेक्टरी में। ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होता हुआ। जी हाँ, दरअसल जो शुरुआती 3 महीने थे आई मीन CY23 के, वो काफ़ी ख़राब थे इसके लिए, लेकिन एक पुल बैक शुरू हुआ इसमें अप्रैल फर्स्ट वीक से, और आज इस दौर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। डिफेंस में बहुत स्ट्रेंथ थी, BEL, HEL काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। और एक स्टॉक और लेके आइएगा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, ये है एस्ट्रल। ये राजेश जी की कॉल भी थी, राजेश अग्रवाल जी की, और ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। और ये कब से शुरू हुआ दौर, एग्जैक्टली पोस्ट पॉलिसी। जैसे ही पॉलिसी में आपको पॉज मिला लास्ट टाइम, इसका प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा कि 1415 रुपये, और आज ये स्टॉक लगभग 2000 की ट्रैजेक्टरी में खड़ा है, यानी मोटा मोटी 550-600 रुपये का स्विंग इसमें लास्ट पॉलिसी से लेकर अब तक आ चुका है। और बैकफुट पे कंप्लीटली आज IX रहा, उसके बाद SRF में थोड़ा सा पेन था, टेस्टिंग इट्स 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दीपक नाइट्राइट
वोल्टास, नवीन फ्लोरिन, केमिकल बास्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग थी। और मेटल्स एक अच्छे मूव के बाद आज मेटल्स थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। लुक एट टाटा स्टील, एक बार आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब 2.25% नीचे, आज फिर लौट के अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ ही आया। निफ्टी का क्लोज अगर यही आता है तो 18,560 पे ये एक क्लोज होगा एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक का क्लोज होगा एग्जैक्टली एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट सबसे खराब क्लोज होगा ये वीकली क्लोज निफ्टी आईटी का। याद रखिएगा, दिसंबर 2022 के बाद निफ्टी आईटी का ये सबसे वर्स्ट वीक रहेगा। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, निफ्टी आईटी के लिए बेहद कमजोर हफ्ता ही रहा है। इन्फी जैसे काउंटर्स, टीसीएस जैसे काउंटर्स में हमने देखा है वो सेल साइड की पोजीशंस क्लियरली थी और इन्फोसिस पर तो आज लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट के ट्रेड्स देना शुरू किया। अब तो देखते हैं अगले हफ्ते ये सेक्टर आपके लिए क्या लेकर आएगा। और दरअसल वो ट्रिगर फैक्टर एक विदेशी कंपनी के यहाँ से आया था कि उन्होंने कहा था कि डिस्क्रिशनिंग स्पेंडिंग के चलते उन्होंने अपने गाइडेंस को काटा है, तो वही दरअसल डीरेलिंग फैक्टर था निफ्टी आईटी का। चलिए आज का क्लोज कैसा दिख रहा है वो आपको वॉल पर दिखा देते हैं। कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स रहे हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए और देखते हैं अगले हफ्ते फिर उनमें क्या रिकवरी आती है या फिर स्थिति जस की तस रहती है। पहले तो इंडेक्स 18,563 के आसपास क्लोज दिखाता हुआ 70 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट क्लोज और निफ्टी बैंक का क्लोज इसीलिए वीरू कह रहे थे इज नॉट बैड एट ऑल, बेहतर क्लोज माना जाएगा। मिड कैप्स थोड़े से नरम पड़े हैं और आईटी का तो फैक्टर रहा ही है मंदी की तरफ। आज का जो बड़ा एक्सीडेंट, आज और कल का बड़ा एक्सीडेंट IEX, कल 8 से 9% टूटा, आज लगभग 10% की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ 122 के लेवल्स आ चुके हैं, तो ये प्रेशर पॉइंट था। आज जो बड़ी ब्लॉक डील हुई कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां पर कैनेडियन पेंशन फंड ने अपना कुछ हिस्सा बेचा है 1.66%, उसका ओवरहैंग इस पूरे हफ्ते हमने देखा था स्टॉक दबाव में था। अब देखते हैं सोमवार क्या लेकर आता है स्टॉक के लिए। करीब 0.64% तक के प्रेशर में ये काउंटर रहा। कुछ और ट्रेड्स में सीमेंट कंपनियों में तेजी थी, इंडिया सीमेंट, रैमको, अल्ट्राटेक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर एक पुल बैक देखने को मिला हायर साइड पर ये ट्रेड। कल जो काउंटर खूब टूटा था टाटा कम्युनिकेशंस, उसमें एक पुल बैक ट्रेड बनता दिखाई दिया, करीब 3% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बल पर आज कुछ ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे हमारे जानकारों की तरफ से वो व्यू आ रहा था यूएसएल पर, वो भी जाते जाते एक बार देख लेते हैं क्योंकि वहां पर कुछ टारगेट्स अचीव भी होते हुए दिखाई दे रहे थे। नियरली 2% का इजाफा, ये वो वीकेंड फैक्टर के लिए आप कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट प्ले होता हुआ यूएसएल में, लेकिन मोमेंटम इधर लौटता हुआ दिखाई दिया। चलिए आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे, लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते बाजार की चाल कैसी है ये पहले आपके सामने। एकदम शांत, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, 0.16% का इजाफा निफ्टी में, सेंसेक्स भी 0.14% ऊपर, निफ्टी बैंक 0.10% ऊपर और मिड कैप इंडेक्स आधे % तक के गेन्स होल्ड करने में कामयाब रहा है। कुछ स्टॉक्स होंगे तो वो भी आप दिखा दीजिएगा, लेकिन हीट मैप पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आज फिर से स्क्रीन थोड़ी सी लाल होती हुई दिखाई दी है। इंडसइंड बैंक एक स्मार्ट ट्रेड था, एक्सिस में भी हमने देखा है एक अच्छी तेजी, 974 के आसपास का क्लोज। अदानी ग्रुप में कुछ खरीदारी लौटती हुई और कैपिटल गुड्स में L&T आज पूरे फॉर्म में था, वहां पर तेजी देखने को मिली है। मंदी में क्या रहा, हीरो मोटो, HDFC लाइफ, डीवीज, आयशर जैसे काउंटर्स, तो टू व्हीलर स्टॉक्स में कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन। साथ ही साथ हमने देखा M&M, मारुति जैसे काउंटर्स में भी जो तेजी की पोजीशंस इस हफ्ते की शुरुआत में बनी थी उनमें कूल ऑफ आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज कुछ आधा % नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया, वरना RIL का साथ रहा है तेजी की तरफ लार्जली इस हफ्ते। और सरकारी बैंकों में आज SBI 1.5% नीचे आता हुआ। कल दोपहर से हम कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि SBI में वीकनेस बढ़ेगी और ठीक वही हुआ, 1.68% तक के गिरावट देखने को मिली। चलिए फाइनली सीधा सौदा का क्या हाल रहा वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फ्राइडे दोपहर हैल तेजी में 6% के गेंस, MTNL 3% नीचे, एथर और स्नोमन लॉजिस्टिक्स तेजी वाले काउंटर्स थे, 2.5 से 3% का इजाफा वहां पर बनता दिखाई दिया। वो आशीष का परफॉर्मेंस था। नीरज ने IEX, आज भी उनका एंटिसिपेट किया खबर के चलते कि स्टॉक पिटेगा, 10% का नुकसान। KCP, अवध शुगर जैसे काउंटर्स में तेजी, धामपुर में तेजी, क्योंकि ग्लोबली चीनी के प्राइसेस में अब इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। तो ये रहा कुल मिलाकर भारतीय बाजारों का हाल। 18,568 पर हम क्लोज कर रहे हैं वीरू।
जी हाँ, तो क्लोज ठीक ठाक है। जैसे कि हर्षदा ने जो वीकली रिटर्न्स का जब आंकड़ा आपके स्क्रीन पर रखा, तो ये मोर और लेस एक कंसोलिडेशन का हफ्ता रहा, लेकिन एक बड़ा इवेंट आरबीआई की पॉलिसीज में निकल गई। दोनों ही इंडस्ट्रीज का क्लोज वेल एट 10-day एक्सपोनेंशियल में निकल जाए। तो हर्षदा, चलने की तैयारी करते हैं। अगला हफ्ता आपको कमान संभालनी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्ते जब मुलाकात हो आप लोगों की, तो नया हाई कम से कम हाथ में हो। हर्षदा? जी हाँ वीरू, उसका इंतजार रहेगा। मीनवाइल आप अपनी छुट्टी एंजॉय कीजिए और आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक्स वेरी मच।